हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर करेंगे। 2 हम पढ़ चुके हैं। देखिए 7th क्लास की हिस्ट्री जो है ये मध्यकाल है। इसमें मध्यकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, तो उसमें से मध्यकाल हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है, हर एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे डेली, और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। देखिए पिछले अध्याय में हमने देखा था, हमने चोलों के बारे में पढ़ा था, जो दक्षिण भारत में अपना शासन फैलाया था इन्होंने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली जो थी किसी भी शासक की राजधानी नहीं रही थी। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था क्योंकि 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली को स्थापित किया गया था। तो किसने किया था ये देखते हैं हम। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। तो ये एक तोमर शासक था, तोमर राजपूत अनंगपाल, उसने ही दिल्ली की स्थापना की थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। 12वीं शताब्दी में ही देखिए चौहानों ने, अजमेर के चौहानों ने राजपूत तोमर को परास्त कर दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। नेक्स्ट, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैला था। तालिका 1 में देखेंगे और उन 5 वंशों को पहचानेंगे जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। तो हम देखते हैं अभी। इससे पहले हम ये देख लेते हैं 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली का नक्शा क्या है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं दहली ए कुहना, तो ये सब इन्हीं सुल्तानों ने बसाए थे ये सारे शहर। और ये दहली ए कुहना जो है, जो आज पुरानी दिल्ली है, उसी का नाम था दहली ए कुहना। इसी में देखिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके ऊपर देखेंगे आप जहाँ पनाह है, ये जहाँ पनाह नगर भी इन्होंने ही बसाया था। इसके ऊपर आ जाएगा सीरी, और इसके ये है हौज खास, और ये इधर देखिए तुगलकाबाद, ये सब इन्हीं राजाओं ने बसाए थे शहर। इसके ऊपर आप देखेंगे फिरोज शाह कोटला, आज भी है ये फिरोजाबाद, और इसके किनारे ये नदी जो है ये यमुना नदी बह रही है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे दिल्ली ए कुहना, सीरी और जहाँ पनाह। ये हमने सारे देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए तालिका में देख लेते हैं हम कौन कौन से शासकों ने, कौन कौन से वंशों ने दिल्ली पर राज किया था, दिल्ली सल्तनत किस किस ने बसाई थी। तो देखिए जो स्टार्ट किया था वो तोमर शासक था। तोमर शासक का नाम था अनंगपाल, इसने ही दिल्ली की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले दिल्ली की स्थापना किसने की, तो अनंगपाल शासक ने की थी। और इसके बाद आ जाता है चौहान शासक आ जाते हैं, और उसमें सबसे प्रतापी शासक होता है पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद देखिए तुर्की शासन आरंभ हो जाता है। तुर्की शासन की स्थापना किसने की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और ये एक वंश की स्थापना करता है, उसको नाम देता है गुलाम वंश। देखिए पिछले अध्याय में हमने देखा था कि सबसे पहले महमूद गजनबी हमारे भारत को लूट कर ले जाता है, जिसने 1001 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे इंडिया पर, और इसने सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया था। सोमनाथ मंदिर को ये लूट कर ले गया था। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी के साथ
ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसके 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। तो पहली बार देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है इसको मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, तो ये चला जाता है। फिर ये दूसरे साल फिर से आक्रमण करता है भारत पर और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। फिर ये मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों पर अपने एक गुलाम को छोड़ जाता है लाहौर में। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम ही होता है और ये यहाँ इंडिया पर तुर्की शासन स्थापित कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश। लेकिन ये लाहौर से ही शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। इसलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो मानते हैं ये इल्तुतमिश को मानते हैं। गुलाम वंश का दिल्ली में वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं। इसके बाद आती है रजिया, जो मुस्लिम शासक प्रथम और लास्ट मुस्लिम शासक होती है, ये रजिया। इसके बाद आता है बलवन, ये सब गुलाम वंश के शासक हैं। इसके बाद आता है देखिए खलजी वंश। 5 वंश हैं, पहला ये हो गया, दूसरा खलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और 5वां आ जाता है लोदी वंश। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, गुड़ खा तसले में। इससे आपको 5 वंश याद हो जाएंगे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। गुड़ से आ जाएगा गुलाम वंश, खा से आ जाएगा खिलजी वंश, ता से आ जाएगा तुगलक वंश, सा से आ जाएगा सैयद वंश और ला से आ जाएगा लोदी वंश। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। ये आ जाते हैं सारे दिल्ली सल्तनत के शासक या वंश। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 भागों में बनाया है हमने। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आ जाएगा। तो पढ़ते हैं यहाँ से, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, मतलब कहाँ से मिलती है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख मतलब कि किताबों में लिखते थे ये लोग, तारीख सहित। इसका बहुवचन है तवारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए ये व्यक्ति तारीख सहित पुस्तक लिखते थे, पांडुलिपि हाथ से लिखते थे और ये इसको फारसी भाषा में लिखते थे, जो इस प्रशासन की भाषा थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सुल्तानों की राजकीय भाषा क्या थी या प्रशासन की भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी, फारसी में लिखते थे। देखिए ये व्यक्ति ये यहाँ पर कागज बना रहा है हाथ से, फिर उसको लिख रहा है, फिर उसको देखिए उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको सोना पिघलाकर उस पर सोना लगाता है हाईलाइट करने के लिए, और उसके बाद ये तैयार कर देता है इसको। तो इसके ये 4 चरण हैं, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। पहला कागज़ तैयार करना, लेखन कार्य, फिर महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेदों को आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, और फिर जिल्द तैयार करना। तो तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो देखिए ये शिक्षित व्यक्ति होते थे ये लिखने वाले, और ये राजाओं को सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। नेक्स्ट, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। देखिए यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है कि तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। शायद वे गांव में कभी रहते हों। वे अक्सर अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। वो इतिहास इसलिए लिखा करते थे ताकि राजा उनको इनाम दें। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये देखिए समाज में व्यवस्था रखने की सलाह भी देते थे उनको। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। किसी के विचारों से भी सारे लोग सहमत हो ही नहीं सकते हैं।
तो इनसे क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखिए पीसीएस, लोअर पीसीएस में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि रजिया जो थी इसने कब शासन संभाला था। तो एक तो इसकी सन याद रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट है, 1236 में सिंहासन पर बैठी थी। दूसरा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तीसरा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो ये रजिया ही थी। और हमारे भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान ही थी। रजिया सुल्तान कहते थे इसको। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। देखिए इसके कई भाई थे लेकिन सब अयोग्य थे, किसी से भी शासन करना नहीं आता था। इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा ही बैठा था, लेकिन बाद में उससे राज सिंहासन चलाना नहीं आ रहा था, तो फिर रजिया को बिठाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि लड़की को पर्दे में ही रहना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया था। लेकिन 3 साल इसने शासन किया था। और देखिए इसने पर्दा प्रथा को त्याग कर, और इसने जैसे सुल्तान आते थे राज दरबार में बूट पहनकर, टोपी पहनकर, वैसे ही आती थी ये, तो लोग इससे ईर्ष्या करने लगे थे। आगे पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी वे एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। देखिए ये बहुत ज़्यादा योग्य और सक्षम थी, फिर भी लोग उसको शासक के रूप में देखना नहीं चाह रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था और इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार। ये मिन्हाज सिराज जो है ये इतिहासकार था एक, इसके विचार हैं कुछ, देख लेते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वे पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये मिन्हाज सिराज का है। और ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया था उसने, तो ये रजिया सुल्तान के लिए दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। एक आंध्र प्रदेश की रानी थी वारंगल क्षेत्र की, रुद्रमा देवी। तो ये देखिए लड़का बनकर रहती थी, अपने को नहीं दर्शाती थी कि ये लड़की हैं, और इन्होंने अपना नाम भी रुद्रदेव के नाम से लिखवाया था ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये नारी हैं। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, ये कश्मीर की शासक थी, एक और रानी दिद्दा। ये पहली महिला शासक मानी जाती हैं हिंदुस्तान की। लेकिन अगर मुस्लिम शासक पूछा जाएगा तो रजिया सुल्तान है, पहली और लास्ट मुस्लिम शासिका हैं ये रजिया सुल्तान। कश्मीर की शासक जो थी वो रानी दिद्दा थी, ये देखिए 980 में बनी थी, और रजिया सुल्तान 1236 में बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। उनका नाम दीदी से निकला है, जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो आप देख सकते हैं रजिया सुल्तान को कैसे हटा दिया गया था, और जो कश्मीर की रानी थी रानी दिद्दा, इनको लोगों ने कितनी इनकी सराहना की थी, इनको दीदी भरा प्यार दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो ये देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार था ये यहाँ से और यहाँ तक, ये इतना। देखिए ये जो था इसके आगे जो थे ये जंगल वगैरह थे यहाँ पर, तो यहाँ से बंगाल पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता था इनके लिए। तो
मैंने आपको पहले बताया था, मतलब पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, उससे पिछले 6 क्लास में, कि जो हिंदुस्तान नाम था वो कौन से क्षेत्र को दिया गया था, वो इसी क्षेत्र को कहा जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था, लेकिन बाद में ये पूरे देश को कहने लगे हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, मिन्हाज ए सिराज ने ही दिया था ये नाम हिंदुस्तान। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ये पूछा भी गया है कि गैरीसन क्या है। तो ये यहाँ देखेंगे, ये देखिए किलेबंदी बसाव, जहाँ सैनिक रहते थे। ये ऐसे शहर होते थे जिसके चारों ओर किलेबंदी होती थी। किलेबंदी क्या होती है, चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारें बना देना शहर के, और उसके अंदर सैनिक रहते थे, सैनिक व्यवस्था रहती थी। रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ को कहते हैं गैरीसन, याद रखेंगे आप। के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। देखिए इन लोगों का शासन बहुत दूर तक नहीं था, पास पास के गैरीसनों तक था सिर्फ। तो इसलिए इनका ये जो काम करते थे, अपने खाने पीने की सामग्री, आवश्यक सामग्री के लिए व्यापार करते थे, कर और लूटमार करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसनों शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है, स्टेटमेंट के रूप में बनता है कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन क्यों था दिल्ली के सुल्तानों के लिए। तो इसके कारण हैं, देखिए क्या कारण हैं। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के लिए नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो देखिए क्या कारण थे, एक तो अफगानिस्तान से आक्रमण होते थे लोगों के यहाँ पर, और दूसरा जो सूबेदार होते थे वो भी विद्रोह कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसका, देखिए वास्तविक संस्थापक बलबन, जो ये गैरीसन शहर था, ये इसका विस्तार जो था सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किन दो शासकों के शासनकाल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये खिलजी वंश का है और ये तुगलक वंश का है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक राज किसने किया था दिल्ली सल्तनत पर, कौन से वंश ने किया था, तो ये तुगलक वंश ने ही किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों या चारवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो देखिए इन्होंने जो भी विस्तार किया अपनी सीमाओं में, उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों से जंगलों को साफ किया और वहाँ पर कृषि की, कृषकों को भेज दिया गया, और वहाँ पर जो शिकारी थे, संग्राहक थे या चरवाहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वे जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए यहाँ पर, जो गंगा यमुना का दोआब है वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे।
इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन, देखिए बाहरी सीमा का विस्तार किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में अपने सैनिक अभियान शुरू किए थे। कहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में सैनिक अभियान शुरू किए, क्षेत्रों को जीता और वहाँ को लूटा, लूट कर लाकर अपने क्षेत्र में लगाया इसने। और उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने स्टार्ट किए, लेकिन मोहम्मद तुगलक के जो सैनिक अभियान थे वो इस समय की चरम सीमा पर थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किसके काल में सैनिक अभियान चरम सीमा पर थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने, ये हो गया था, हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली थीं। तो इन्होंने ये जो अभियान किए थे इसमें लूट मार की थी। पूरे दक्षिण, देखिए दक्षिण भारत में अभी तक कोई नहीं गया था, तो वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी और मंदिरों में जेवरात ये सब थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूट मार की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? आप ये देख सकते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, ये देखिए दिल्ली इनकी कैपिटल थी। इसने, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए? इसने गुजरात पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर किया और देवगिरी पर किया, और इसने यहाँ पर भी किया, दोबारा किया था कड़ा से। इसने देवगिरी पर 2 बार आक्रमण किया था, वारंगल पर किया और द्वार समुद्र, ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर किया, होयसाल, और इसके बाद तंजावुर, यहाँ तक पहुँच गया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी। एक बार आईएएस में देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बना है ये, कि ऐसे एरो दिए थे और क्वेश्चन पूछा था कि ये किसका सैनिक अभ्यास है? तो ये किसका था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें आंसर हो जाएगा। आप देख लेना, इसको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 पार्ट में आएगी वीडियो, नेक्स्ट पार्ट इसका अगले दिन मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार का परिसर है। आपने देखा होगा, दिल्ली गए होंगे तो। ये देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, इसका नाम क्या है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद ये है, और इसी के परिसर में ये कुतुब मीनार बनी है। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहरों में स्थित है। जामा मस्जिद उसको बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं एक साथ, उसी को जामा मस्जिद बोलते हैं। सबसे इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना, पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों, देखिए इसकी जो ये मीनार है ये 3 सुल्तानों ने मिलकर बनाई है। सबसे पहले इसकी जो नींव रखी थी, पहली मंजिल, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ऐबक ने बनाई थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर शासक बना था इल्तुतमिश। तो इसकी ये दूसरी तीसरी मंजिल, 4 मंजिल तक ये इल्तुतमिश ने पूरी करवा दी थी, इल्तुतमिश। बाद में देखिए एक इसकी मंजिल टूट गई थी, और बाद में इसकी जो ये 5वीं मंजिल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? यहाँ देखेंगे आप, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ये 3 शासकों का इसमें योगदान है। कौन कौन से हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने मिलकर बनवाई है ये। नेक्स्ट देखते हैं। मस्जिद का अर्थ पढ़ लेंगे आप, मस्जिद का अर्थ क्या होता है। और ये देखेंगे आप, बेगमपुरी मस्जिद है ये वाली बेगमपुरी मस्जिद।
ये किसने बनवाई थी? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहाँ पनाह। ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की एक नई राजधानी है जहाँ पनाह इन्होंने ही स्थापित की थी, कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जहाँ पनाह हमने अभी ऊपर देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये मोट की मस्जिद है, ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। और एक मस्जिद ये है, इन दोनों में देखेंगे आप क्या सिमिलरिटी है। कमाली की मस्जिद है, ये 1220 के दशक में बनाई गई थी। इसके बाद आता है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत है ये। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या इनका प्रशासन कैसे कैसे चलता था। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। देखिए ये जो लोग होते थे ये अपने गुलामों पर इनको बहुत विश्वास होता था। ये अपने गुलामों को अपने बेटों से भी बढ़कर मानते थे और इन पर बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए इन्हीं को सूबेदार नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, फारसी भाषा में इसको बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। देखिए ये गुलामों को खरीदते थे और किसके लिए? सैनिक सेवा के लिए, और उनको राजनीतिक पदों पर भी बिठाया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। नेक्स्ट इतना ही करेंगे चलो आज। इसके आगे का पार्ट हम कल करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।